नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं एक खास मेहमान, जी हां, कांग्रेस के मोहन प्रकाश जी, और ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक। इस बार भी बिहार में चुनाव है तो पहुंचे हुए हैं। सर, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? आपने बहुत चुनाव कराया है देश में, इस बार बिहार में जो चुनाव हो रहा है, क्या माहौल? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन की सरकार। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ डबल इनकम्बेंसी है। केंद्रीय सरकार के जो फैसले हैं, जो इस देश के कमेरे और मेहनत कश किसान लोगों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में, पूंजीपतियों के पक्ष में, और जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त किया जा रहा है, और जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है, वो इनकम्बेंसी के साथ साथ जो मौजूदा शासन है 15 साल का, इसके खिलाफ भी लोगों की इनकम्बेंसी है। तो डबल इंजन, डबल इनकम्बेंसी यहाँ हो रही है। तो आपको क्या उम्मीद है, कितनी सीटें मिल जाएंगी महागठबंधन को, और उसमें से कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें? देखिए, इस चुनाव में एक बिहार में मैं एक अलग किस्म का वो ट्रेंड देख रहा हूँ। बिहार को जाति में बंटा हुआ माना जाता है, ऐसा विश्लेषण कई लोग करते हैं, लेकिन जो मैंने देखा, खास तौर से युवाओं में जाति का बंधन टूट गया है और जगह विरोध होता है। यहाँ पर विरोध खाली नहीं है, बगावत लग रही है, और ये बगावत जो अपने भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, इसके लिए है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार भूत पर लड़ रही है, अतीत पर लड़ रही है, वर्तमान और भविष्य का उनके सामने कोई सपना नहीं है। लेकिन सत्ताधारी दल के लोग तेजस्वी यादव की सभा में जुट रही भीड़ या कांग्रेस के नेताओं की सभा में जुट रही भीड़ को लफंगों की भीड़ बता रहे हैं कि लफुआ हैं जो जुट रहे हैं उनकी सभाओं में। देखिए, ये बिहार के नौजवानों का अपमान है। अगर नौजवान उत्साह कर होके मोदी मोदी करता है तो बहुत अच्छा है, और अगर वो महागठबंधन तेजस्वी या राहुल के कहता है तो वो उनको उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसका मैं प्रयोग नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊं, गठबंधन मैंने कई देखे हैं, हम ही ने क्या, देश ने देखे हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि 3-4 पार्टनर हैं और किसी एक पार्टनर को कुछ सीटें चाहिए, और मान लीजिए 20 सीट चाहिए, और हम 15 ही देने के लिए तैयार हैं या गठबंधन 15 देने के लिए तैयार है। तो होता है कि चलिए 5 सीटों पर या 3 सीटों, 15 पर हम कर लेते हैं, और इन 5 सीटों पर या 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। तो प्रधानमंत्री के जो हनुमान अपने को बता रहे हैं यहाँ, वो फ्रेंडली फाइट नहीं कर रहे हैं, फिनिश फाइट कर रहे हैं। गठबंधन के अंदर ही गठबंधन के एक साथी को फिनिश करने का ये गठबंधन। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा पाएंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान अकेले नहीं हैं इसमें। जो भारतीय जनता पार्टी है, जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी को का हनुमान अपने को बता रहे हैं श्री चिराग पासवान जी, तो फिर आप इसमें बचता क्या है? किसका लंका दहन कर रहे हो? किसका लंका दहन कर रहे हो? इसीलिए मैंने कहा कि आमतौर पर गठबंधनों में फ्रेंडली फाइट होती है, लेकिन एनडीए का गठबंधन बिहार में फिनिश फाइट कर रहा है। सर, आपको क्या उम्मीद है, कितनी सीटें मिलने जा रही हैं महागठबंधन? देखिए, 2/3 बहुमत के आसपास हमको उम्मीद है कि महागठबंधन को मिलेगी, क्योंकि ये खाली पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, बिहार की जनता इस चुनाव को लड़ रही है, बिहार का नौजवान इस चुनाव को लड़ रहा है। जो लाखों लाखों लोग प्रधानमंत्री के एक फैसले के कारण, प्रधानमंत्री रात को 8 बजे कहते हैं कि कल से लॉकडाउन। अब अगर वही 2 दिन का 3 दिन का समय भी मिल गया होता,
अगर उन लोगों को, तो वो बेचारे ट्रेन से बस से आ जाते। आपने तकलीफ को देखा, बच्चे चल रहे हैं, कितने लोग मर गए। और आप समझिए कि रेल की पटरी पर थक के, क्यों कि सड़क पर चलते थे तो पुलिस डंडा मारती थी। घर जा रहा है गरीब आदमी, मजदूर आदमी, और इसको मजदूर कहना भी अपमान है। भारत का निर्माण इन्हीं मजदूर जिनको हम बोल रहे हैं, इन्हीं के हाथों से हुआ है। दिल्ली और बंबई जो आज चमक रहा है, वो इन्हीं मजदूरों के हाथों की जो करामात है उससे ये चमक रहा है। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, और आप उसको सड़क पर चलने भी नहीं दे रहे, डंडा मार रहे, भूखों चल रहा है। लॉकडाउन में एक ढाबा तक नहीं खुला था। और मैं कहना चाहता हूं, लोगों ने जहां हुआ मदद की उनकी, खाने में, पानी में, लेकिन कहीं भी आपने काली टोपी और हाफ पैंट पहने हुए लोगों की मदद करते हुए देखा क्या आपने? एक जगह बता दीजिए, एक तस्वीर बता दीजिए देश में जो काली टोपी और हाफ पैंट पहन के आरएसएस के लोगों ने कहीं उनको खाना या पानी दिया हो। लेकिन आप उनका अपमान कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी उनको 2-3 दिन का ही समय दे देते तो सब लोग अपने घर पहुंच जाते। लेकिन सर, आप 2/3 बहुमत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ नेताओं का आरोप है, कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया दफ्तर में, कि ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जिनका कोई जनाधार नहीं है, वॉक ओवर दे दिया है आपने कई सीटों पर। देखिए, टिकट के बंटने तक हर एक कार्यकर्ता की उम्मीद होती है और उसका हक भी होता है। और होता है कई बार पार्टियों में कई कंसिडरेशन हो जाते हैं, तो इसलिए कई बार मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए, लेकिन शायद मुझे नहीं मिल पाता। लेकिन हम सभी इस तरह के अपने मित्रों से, साथियों से कहना चाहेंगे कि लड़ाई बड़ी है। आज देश में स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को समाप्त करने का ठेका केंद्रीय सरकार ने ले रखा है। इसलिए एक बड़े उद्देश्य के लिए हम सब लोगों को मिलके और इसमें काम करना चाहिए। सत्ता पक्ष इस बात को लेकर उत्साहित है या आशान्वित है कि तेजस्वी यादव की सभा में जो भीड़ जुट रही है, बहुत बड़ी भीड़, उसमें जुआ है ज़्यादा, बहुत उतावलेपन दिखा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इससे बिहार की जनता डरेगी कि फिर से कहीं जंगल राज ना आ जाए और फिर से गोलबंद हो जाएगी उनके पक्ष में, ऐसा वो मानकर चल रहे हैं। भाई आप ये बताइए, किस राज की बात कर रहे हैं? पटना में 2 घंटे बारिश हुई, हालत क्या हुई कि उप मुख्यमंत्री को सेना को निकालना पड़ा। और जब राजधानी का ये हाल है तो किस राज की बात कर रहे हैं? पढ़ाई की बात कर रहे हैं। जिस समय लॉकडाउन हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को जो राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखी, उसमें कितने जिले में वेंटिलेटर था? तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये नागरिक सुविधाएं हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे तो किसकी बात कर रहे हैं? और ये जान लीजिए, वो जो नौजवान है ना, वो किसी किसान का बेटा होगा, वो किसी मजदूर का बेटा होगा, वो उसका साथी होगा जो पैदल चल के आया। आपने देखा मुजफ्फरपुर में कि एक माँ उतर के मर गई, ट्रेन प्लेटफार्म पर पड़ी है और 2 साल का बच्चा उसका साड़ी खींच रहा है कि माँ उठ जाओ। उसको नहीं मालूम कि मेरी माँ मर। ट्रेन एक स्टेशन से चलती थी और दूसरे स्टेशन पर रुकती थी, जहाँ जाना होता था। 40-40 घंटे, 30-30 घंटे, 6-6 दिन लगा है ट्रेन पहुँचने में, और लोग बिना खाए मर गए हैं ट्रेन में। कौन है जिम्मेदार? नोटबंदी में लाइनों में 146 लोग मरे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? तो क्या आप समझ रहे हैं कि वो गुस्सा खाली उन लोगों का है, उनके परिवार का गुस्सा उस गुस्से में शामिल नहीं है? लेकिन बदलाव तो बेहतरी के लिए होना चाहिए। उनका यही आरोप है कि जिस लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज कहा गया, उन्हीं के बेटा तेजस्वी यादव को कैसे बिहार की सरकार। सवाल यह है, 15 साल में गंगा में पानी बहुत बह गया। उस समय विकास का मतलब अलग था और आज विकास का मतलब अलग है। आपके 15 साल आपको अगर दिया है किसी ने, तो मैं समझता हूँ 15 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। भले ही शादी की उम्र 18 की हो, लेकिन आप जानते हैं कि किस उम्र में लड़के की शादी होती है। तो ऐसा नहीं है, पूरा समय उनको भी मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि आज बिहार के नौजवानों का ये हक है कि वो अन्य प्रदेशों के नौजवानों के मुकाबले आगे बढ़ें, तरक्की करें, उनको भी अवसर मिले। तो
क्या आप बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे, ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि तेजस्वी कम उम्र के हैं, कम अनुभव है, उसकी चिंता नहीं करनी है, कांग्रेस पीछे खड़ी है? क्यों नहीं है? 10 लाख नौकरियों पर इतना तंज कसा कि पैसा कहां से लाएंगे? सुना आपने? आप ये बताइए कि जब सोनिया गांधी जी ने कहा कि रोजगार का अधिकार कानूनी अधिकार होना चाहिए और इसके लिए मनरेगा लागू हुआ, जब मनरेगा रखा गया संसद के अंदर कानूनी कानून बनाने के लिए, देखिए सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, राहुल जी ने इस देश के लोगों को कानूनी अधिकार दिया, खाली एक प्रोग्राम नहीं चलाया। शिक्षा का कानूनी अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार उसके पास है, रोजगार का उसके पास संवैधानिक अधिकार है, उस सूचना का पाने का उसका संवैधानिक अधिकार है। आज इस देश के आदिवासियों को उनकी जगहों पर मिलने का संवैधानिक अधिकार है। कानून बना के और उनको अधिकार देने का काम किया। तो यही एनडीए खड़ा होकर संसद में कह रहा था कि पैसा कहां से लाओगे। यही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जिन्होंने उपहास उड़ाया था। और जो यूपीए की सरकार थी उसने, जिसमें श्री लालू जी, श्री रघुवंश बाबू मंत्री थे, और मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो रघुवंश बाबू पंचायत राज मंत्री थे, ठीक। और 37,500 करोड़ का शुरू में मनरेगा शुरू किया गया और लगातार आप देख रहे हैं कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। उसी मनरेगा की वजह से 3 बार यूपीए की सरकार बनी, मुझे लगता है। देखिए यूपीए की सरकार तो एक नहीं अनेकों कारणों से बनी, और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि यूपीए की सरकार को गिराने में, हराने में सिर्फ मोदी नहीं है, दुनिया की बड़ी ताकतें थी। और वो क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो उस समय आज़ाद हुआ हो और वहाँ पर लोकतंत्र इस तरह से मजबूत हुआ हो। एक मुल्क नहीं है जो उस समय आज़ाद हुआ हो, जब भारत आज़ाद हुआ था, जिसने आर्थिक रूप से इतनी तरक्की की हो। तो ये दुनिया की जो बड़ी आर्थिक शक्तियाँ हैं, इनको खतरा हो रहा है, और वो सारी शक्तियाँ मिल के किया है। और यही वजह है कि ये देश बेचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी रेल बेच रहे हैं, स्टेशन बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं। कौन सी चीज है जो उन्होंने सेल पर नहीं लगा रखी है? और ये नीतियां इस देश के लिए नहीं बन रही हैं, ये विदेशी बड़ी आर्थिक ताकतों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीतियां केंद्र सरकार की बन रही हैं। आखिरी सवाल सर, आज बीजेपी जिस ताकत के बलबूते पर खड़ी है, वो ताकत आपकी थी, यानी आज जो बीजेपी के समर्थक हैं, कल तक तो कांग्रेस ही थे, क्यों रिटेन नहीं कर पाई कांग्रेस अपने समर्थकों? देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी सरकार होती है, सरकार के प्रति जैसे जैसे अपेक्षाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे जब अपेक्षाओं की पूर्ति और अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, तो स्वाभाविक है। और हमने जनता के फैसले को हमेशा स्वीकार किया है। तो हम समझते हैं कि बिहार में भी जो नौजवान और किसान और मजदूर और आम आदमी, क्या आप समझ रहे हैं, ये जो किसान का जो बिल है, 3 बिल जिनको किसानों के लिए कहा जा रहा है, इससे खाली किसान होगा क्या? इस देश के अंदर अगर सरकार खरीद नहीं करेगी, खरीद कौन करता था? FCI करती थी। सरकार मौन है कि FCI रहेगी कि नहीं रहेगी, और अगर खरीद नहीं होगी तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलेगी कि नहीं चलेगी? जो खाने का अधिकार कानून बनाकर इस देश में सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए ने दिया कि 2 रुपये अनाज और 3 रुपये का अनाज कहाँ से देंगे? और 4.5 लाख करोड़ की खरीद होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या होगा? या तो आप अंबानी और अडानी को 4.5 लाख रुपया देना चाहते, किसान को नहीं देना चाहते, तो एक मसले नहीं। देखिए, और अभी जैसे ही ये कानून पास हुआ है, हर खाद्यान्न महंगा हो गया, किसान के लिए नहीं, उपभोक्ता के लिए। तो इसमें उपभोक्ता भी मरेगा कि अभी 20 रुपया दाल, अभी एक पिछले हफ्ते ही 20 रुपया दाल महंगी हो गई। क्यों? कि एक आपने इसमें एक क्या किया? देखिए, इसमें 3 चीज की गई। मंडी खत्म की गई, क्योंकि मंडी में अड़तिया होता है, और हर राज्य में मंडी के कानून अलग अलग हैं। तो पूंजीपतियों को उससे बड़ा दिक्कत होती कि हर राज्य में अलग अलग वो अड़तिया करते। अब तो एजेंट फिक्स करेंगे और वो भाव खरीदेगा।
किस राज्य के अंदर किसान को राज्य के अंदर बेचने में छूट नहीं थी? जरा हमको बताइए, किसको ये मूर्ख बना रहे? वो उनके लिए छूट हुई है। फिर उसमें ये आपने लिमिट खत्म कर दी, स्टॉक की लिमिट, कि इससे ज्यादा। तो अब वो जो जिनके पास बड़ी धन शक्ति है वो बड़ा स्टॉक रखेंगे, और उनके बाद जो दूसरे स्टॉकिस्ट होते हैं, खुदरा वाले तीसरे हैं, जो हमारे आपके मोहल्ले में जो बेचते हैं, वो बीच वाले से लाते हैं। तो जब अगर वो 4 दिन भी कोई माल रोक लेगा ना, तो 10 रुपये बढ़ जाएगा, कालाबाजारी बढ़ जाएगी। तो किस इसमें कौन मरेगा? उपभोक्ता मरेगा। और उन किसका मुनाफा होगा? उनको होगा। 12.5 लाख हजार करोड़ का खुदरा व्यापार है इस देश में। उसकी तरफ दुनिया की बड़ी शक्तियों का निगाह है, और इन बड़े लोगों का है, उनको ये सौंपा जा रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप 1.5 लाख करोड़ रुपया अंबानी और अडानी का माफ कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए हमसे पूछ रहे हैं कि कहां से पैसा आएगा? 1.5 लाख करोड़ उनके लिए तो है, लेकिन इन नौजवानों के लिए नहीं है जो इस देश को बनाने का काम करेंगे। वो खाली नौकरी नहीं पा रहे हैं, इस देश के निर्माण में, इस देश की तरक्की में योगदान भी तो करेंगे। ये सवाल है। इन सवालों को आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये रोजगार देना कोई भीख है। भीख नहीं है। वो नौजवान जिसमें ऊर्जा है, जिसमें क्षमता है, जिसमें प्रतिभा है, वो इस देश के निर्माण में उसका योगदान किस तरह से लें, ये आदमी की प्राथमिकता, जो सरकार होती है उसकी प्राथमिकता और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और जो हमारी यूपीए है या यहाँ महागठबंधन है, उसकी इच्छा शक्ति भी है और उसकी प्राथमिकता भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जानकारियां भी बहुत हैं और हर सवाल का जवाब भी इन्होंने बड़े बेबाकी के साथ दिया है। मैं तो संतुष्ट हूं। अगर आप भी संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि पिछले 1.5 साल में 8 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और 17 करोड़ लोगों ने देखा है। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको सिटी पोस्ट पर मिलेगी, और चुनाव का नतीजा आने से पहले चुनाव का नतीजा रिजल्ट जानना चाहते हैं तो मेरा सर्वे जरूर देखिए। हर विधानसभा क्षेत्र से मैंने रैंडम सर्वे किया है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता से बेदखल हो रहा है।